बैठक को जो है संभव किया, इस बैठक को जो है आपने सक्सेस बनाने का एक काम किया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे एक गायक थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने शायद ये कहा था कि नेता चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, वो कभी न कभी पूर्व हो जाता है, लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता रहता है वो हमेशा वर्तमान रहता है। तो मैं अभी आप सबके सम्मान में ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, जो हमारे साथ संघर्ष करते हैं, जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और अंत में किसी न किसी मुकाम पर हमको पहुंचा के ही रहता है कि भैया आपको बनना है तो बनना, आप पीछे से आपको धक्का मारते रहेंगे, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं इस बैठक की शुरुआत करना चाहूंगा, जैसे राम प्रकट चाचा ने अभी आपको बताया कि लोग पूछते हैं कि बाबूजी ने क्या किया, तो मैं सीधे एक जवाब देना चाहूंगा कि बाबूजी ने हमें आजादी दिलाने का काम किया है। हम सब एक मिट्टी के पुतले थे, हम सब किसी न किसी के यहाँ कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए बंधक थे, स्लेव थे। हमें इंसान की पहचान तक नहीं मिली थी। वो पहचान दिलाने का अगर किसी ने हमें काम किया है, इंसान की पहचान दिलाने का, तो वो बाबूजी ने काम किया है। और स्पेशली हमारे जो समाज के जो है अल्पसंख्यक जो थे, हमारे समाज के जो पिछड़े थे, हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग थे, जिनको किसी ने नहीं पूछा, जिनकी तरफ समाज देखना पसंद नहीं करता था, उनको बाबूजी ने कंधे पे बैठा के समाज दिखाने का काम किया। उनके लिए मैं आप सभी का जो है वो करता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़ाइयां बहुत सारी लड़ी गई। अभी आप सभी ने जो भी बात कही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि जो बातें आपने कही मैं सभी से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। लेकिन अभी आप हमारा ब्लॉक प्रमुखी का ही चुनाव देखो, संघर्ष हमारा लगातार जारी है। वो मेरे युवा साथी वहां खड़े हैं, हमारे बीडीसी साथी हमारे यहाँ खड़े हैं। ये चुनाव हमारे लिए कितना संघर्षशील रहा है आपने बहुत करीब से देखा है। हमारे बीडीसी साथियों का घर गिराने की धमकी की गई, हमारे बीडीसी साथियों को जेल भेजने की धमकी की गई। यहाँ तक कि एक हमारा बीडीसी साथी है जिसका नाम है विनय, उसके सर पे बंदूक तक रखी गई, लेकिन उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि उसने भाई कभी घुटने नहीं टेके, उसने कभी ये नहीं बोला कि हमारे बीडीसी बाकी कहाँ है। उसके सर पे छोटे से लड़के के सर पे बंदूक रखी गई, लेकिन वो लगातार हिम्मत से हमारे साथ खड़ा रहा। और वो हिम्मत हमें सब मिलती है बाबूजी के नाम से, उनके संघर्षों से और उनका जो काम रहा है इस मिल्कीपुर की धरती पे और जो हमारे पूर्वांचल की धरती पे, वो हिम्मत हमें वहां से मिलती है। यहाँ तक कि मेरे से भी कहा गया कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। पापा थोड़े परेशान थे, बोले बेटा जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, चला जाऊंगा। जब बाबूजी जेल जा सकते हैं, जब आप जेल जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं भी अपनी जनता के लिए कुछ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसी में दोबारा अभी हमारे ऊपर मुकदमा भी लिखाया गया, उसमें भी हमारे परिवार को परेशान किया गया। बैठक थी हमारी, आप सभी जानते हैं, ब्लॉक पे, जहाँ पे हमें जो है फालतू में मुकदमे में फंसाया गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा परिवार झुका नहीं, आप सबके साथ लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार रहा। मेरा छोटा भाई पीछे बैठा है, जब मुझ पे मुकदमा हुआ तो मम्मी थोड़ी भावुक हो गई थी, डर गए थे थोड़ा सा सब लोग, लेकिन उसने कहा कि घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, जेल जाएगा तो 6 महीने में वापस आएगा और इस धरती पे दोबारा इसी मिल्कीपुर की जनता पे लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। परेशान मत होइए आप लोग, हम लोग सब मिलकर जो है हमेशा जनता की सेवा करते हैं और हमेशा जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि जो आज माहौल हमारे यहाँ पैदा हो गया है, चाहे हमारे मिल्कीपुर की बात कर लो, चाहे हमारे देश की बात कर लो, जहाँ आपको एक जबरदस्ती देशभक्ति दिखाने को कहा जाता है, जहां आपको जो है धर्म के नाम पे मारा पीटा जाता है। देखिए, देशभक्ति सिखाने में या नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट कराने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस देशभक्ति में जो है शिद्दत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। और आज के जमाने में जब हमारे देश पे जो हमारे देश में हम युवाओं का सबसे बड़ा ये रोल होता है कि हम अपने देश की आजादी जो है इसको बरकरार रखने में अगर सबसे मजबूत अगर कोई खड़ा है स्तंभ, तो हम युवाओं का ही। और हम युवाओं को ये बात समझने की जरूरी है और इसके लिए हमें लगातार सवाल उठाना भी जरूरी है। हमें सबकी हाँ में हाँ, भेड़ चाल में ना होके हमें अपनी समाज के लिए एक अलग समझ होनी चाहिए, जिसके हिसाब से हम अपने समाज को एक नई संभावना दे सके, एक समाज को अपने नए दृष्टिकोण से एक समाज को एक नई मोड़ दे सके। जैसे आज ये सरकार कहती है कि हम भाई देश के लिए बहुत वफादार हैं, हम देश के प्रति लगातार काम करते हैं, तो आप ये सवाल उठाओ कि अगर आप लगातार देश के प्रति इतना काम कर रहे हो, तो क्यों आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, क्यों आज हमारा देश बेरोजगारी के थपेड़े खा रहा है? आप ये सवाल पूछो कि यही हुआ जब कांवड़िया यात्रा में जाने का काम करता है तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन अगर यही हुआ नौकरी की बात करता है तो उस पर लाठी क्यों बरसाई जाती है? आप ये पूछो कि 75 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, तो 20 साल की उम्र का लड़का 4 साल की
की नौकरी क्यों करेगा? हम अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें 4 साल की नौकरी की गारंटी क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप पूछो। और ये आज आर्मी में ही नहीं रह गया है। अभी अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया था और आपने देखा भी होगा, पुलिस के ऑफिशियल साइट पे भी अब ये वो हो गया है कि पुलिस की भी भर्ती अब 4 साल के लिए हो जाएगी, उसको भी संविदा पे कर दिया जाएगा। आप इस बात को समझो। कई सारे लोगों ने अभी आपसे जो बात कही मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि बाबूजी ने इतना संघर्ष करके अधिकारियों से लड़के, चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, चाहे डीएम हो, चाहे आईजी हो, सबसे लड़ाई लड़के आपको इंसाफ दिलाने का काम किया। लेकिन अगर आज आप समझ लो इस सामंतवादी सरकार में जब शासन सत्ता सरकार के हाथ में तब ये हाल है, तो कल को अगर किसी पूंजीपति के हाथ में हो जाएगी शासन सत्ता तो आप क्या करोगे? आप ये समझने का काम करोगे। आप कमजोर हो जाओगे, आप अपनी आवाज तक नहीं उठा पाओगे। आज जब चौकी में 5,000 रुपए देके किसी को भी 2 डंडे पड़वाए जा सकते हैं, तो कल जब पूरा निजीकरण हो जाएगा तब आप कहां से लड़ाई लड़ने का काम करोगे? तब आपकी आवाज कौन उठाएगा? इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आपको ये पूछना चाहिए कि जो पूरे देश का किसान जो पेट भरने का काम करता है वो 2 पल भी चैन तो क्यों नहीं सो पा रहा है? जब लग्जरी गाड़ी खरीदो तो उस पर 8% जो है जीएसटी है, लेकिन अगर हमारा किसान जो कहीं ना कहीं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान प्रधान देश है हमारा, उसमें अगर वो बेचारा ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उसको 18% जीएसटी क्यों देना पड़ता है? अगर आप चंद पूंजीपतियों के करोड़ों लाखों रुपए माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों लाखों किसान के चंद रुपए क्यों नहीं माफ कर सकते हो? ये सवाल आपको पूछना चाहिए इस सरकार से, और लड़ाई लड़नी चाहिए। सही कहा सभी लोगों ने कि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपका जो ये जो हमारा संगठन है ये कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। आज आपको चाहे धर्म के नाम पे ही कह लो, लड़ाया जा रहा है। जब आपसे वोट लेना होता है तो आपको सभी को बराबर बना के हिंदू बना दिया जाता है, लेकिन जब थाना चौकी पे जाते हो ना तो आप कौन सी बिरादरी को, वहां आपको अच्छे से बता दिया जाता है। इसको मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये बात आप समझो। थाना चौकी पे आपको बता दिया जाता है कि आप ऊंची कास्ट के हो कि नीची कास्ट के हो, ये आपको खुला वहां पे अधिकारी बोलता है। और ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके ऊपर जो नेता है वो यही भाषा बोलता है। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अगर संगठन मजबूत रहेगा तो हम 85% है। अगर हम संगठन हमारा मजबूत है तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि हमें को हराने का काम कर दे। जिस दिशा आप जाओगे उस दिशा ये देश जाएगा। जिस दिशा आप डिसाइड करोगे कि हमें ये काम करना है वही आपका संभव होगा, वही आप पूरा कर पाओगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को, एक छोटी सी कविता है अगर मैं कह दूं कि हमारा वो देश था कि हमने कभी सिकंदर के रथ का मुंह मोड़ दिया था, हमने गौरी 16 बार जिंदा पकड़कर छोड़ दिया था, हमने कभी समुंदर में पत्थर भी तैराए थे, हमने कभी सीता माता के सत्य के आगे धरती को फटते देखा था, और हमने कभी राम जी के धनुष के आगे समुंदर को हटते देखा था। लेकिन जाने अनजाने में ही सही हमने गलतियां कुछ कर बैठे थे भारी, जिनके कारण हमने अपनी आजादी हारी। तो मैं इस कविता के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो गलतियां दोबारा मत दोहराइए, उस गलतियों को सुधारिए, अपने संगठन को मजबूत करिए। अगर गांव में कहीं कोई दिक्कत है, किसी से दूरियां बन रही हो, तो उन दूरियों को मिटाने का काम करिए, ना कि और बढ़ाने का काम करिए, और अपने आप को एकजुट करने का काम करिए, और अपने समाज को और अपने देश को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।